हेलो फ्रेंड्स। आज 8 अक्टूबर है और आज हम 8 अक्टूबर से बनने वाले इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया बिकेम एफिलिएट मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल फोरम। हमसे पूछ रहा है कि अभी हाल ही में भारत किस अंतर्राष्ट्रीय मंच का एफिलिएटेड सदस्य बन गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर्स फोरम। इसका अभी 26वां बैठक हुआ था सिएटल में। तो उसी में ये भारत ने अप्लाई किया था सदस्यता के लिए। तो अभी हाल ही में भारत को सदस्यता मिल गई है इसकी। तो किसका मेंबर बन गया है? इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर्स फोरम। क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं दोस्त, अधिकतर पीसीएस एग्जाम, अभी जो आपका बीपीएससी होना है उसमें क्वेश्चन कुछ ऐसे ही आते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेज हैज बीन रिसेंटली कन्फर्ड द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेज बाय द यूनियन कैबिनेट। इसमें हमसे पूछ रहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा कितने भाषाओं को और किन किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में चुना गया है। तो फ्रेंड्स, आप ये आराम से खुद ही पता कर सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। हमारा जो भारतीय संविधान का 8वां सूची है उसमें पहले से ही बंगाली असामी तो इंक्लूडेड है, मराठी बंगाली असामी तीनों है, पहले से इंक्लूडेड है। और इसमें 2 न्यू जुड़े हैं, पाली और प्राकृत। तो याद रखना है, मराठी बंगाली असामी पाली प्राकृत। आप इस क्रम में याद रखेंगे तो याद रहेगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। कौन से 5 लैंग्वेज हैं? मराठी, बंगाली, असामीज, पाली, प्राकृत को शास्त्रीय भाषा के रूप में चुना गया है। जा रहा है, रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट हेडेड बाय पीएम अप्रूव्ड इंडियाज मेंबरशिप टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस फोकस्ड ऑन ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी कॉरपोरेशन। तो ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी कॉरपोरेशन के मेंबर बन गए हम लोग। तो ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछा जा रहा है? तो इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब के हम लोग मेंबर बन गए। अब ये इसका जो हेडक्वार्टर है ये पेरिस में है। अब इसका काम क्या होता है? कोई भी चीज़ होता है उसका काम क्या होता है? तो इससे क्या होता है ना, जैसे मेंबर बन गया जो देश, तो सारे देश अपना अपना इनोवेटिव सॉल्यूशन रखते हैं। अब इसमें सरकार इन्वॉल्व हो सकती है या निजी कंपनियां। ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देता है जिससे सारी निजी कंपनियां या सरकारें अपना अपना इनोवेटिव सॉल्यूशन रखें और फिर उसको अध्ययन किया जाता है, फिर उसको यूज में लाया जाता है। तो आपको याद रहेगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चारोन आर करेक्ट। अभी हाल ही में न्यूज में चारोन था जो कि प्लूटो का एक चंद्रमा है। तो इसके बारे में कुछ दिया हुआ है, हमें चूज करना है कि ये इसमें से कौन सही है। तो देखते हैं पहला लाइन, चारोन इज द लार्जेस्ट ऑफ प्लूटोज 5 मून्स अबाउट हाफ द साइज ऑफ प्लूटो। हमसे पूछ रहा है कि प्लूटो के 5 चंद्रमा में एक चारोन जो है सबसे बड़ा है, लगभग प्लूटो के आधे साइज का है। हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए, आप प्लूटो जो है टोटल 2214 किलोमीटर में है और ये अकेला चारोन जो इसका चंद्रमा है ये लगभग 1200 किलोमीटर में है। तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये सही हो जाएगा 1। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है, द सेम सरफेसेस ऑफ चारोन एंड प्लूटो ऑलवेज फेस ईच अदर ड्यू टू म्यूचुअल टाइडल लॉकिंग। तो देखिए दोस्तों, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ना, ये चारोन और प्लूटो को एक तरफ खींचे रहता है, जिसके कारण दोनों का फेस एक दूसरे के टुवार्ड रहता है। तो सेकेंड ऑप्शन भी सही हो जाएगा। थर्ड हमसे बोल रहा है, चारोन ऑर्बिट्स प्लूटो एवरी 10 डेज। क्या प्लूटो का चक्कर चारोन 10 दिन में लगाता है? तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि चारोन जो है प्लूटो का जो चक्कर 6.4 अर्थ डेज में लगा लेता है, मतलब 6.4 दिन में लगा लेता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंड सेकेंड। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों, थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे तभी याद रहेगा। अब इससे क्वेश्चंस और क्या स्टैटिक के क्या बन सकते हैं। अब यहाँ प्लूटो आया है तो प्लूटो को यहीं पे ख़त्म कर दिया जाए,
ताकि जो प्री का एग्ज़ाम है हमारा वो उसमें क्वेश्चंस आसानी से बन पाए। अब यहाँ प्लूटो पढ़ेंगे फिर कहीं और पढ़ेंगे, इससे अच्छा है यहीं पढ़ लेते हैं। तो प्लूटो का जो डिस्कवरी है ना, ये 1930 में प्लूटो का खोज किसने किया था? प्लूटो का खोज किया था क्लाइड टॉमबॉग ने, लेकिन आप बस याद रखो क्लाइड ने। किसने खोज? क्योंकि ऑप्शन में तो आपको पूरा नाम दिया रहता है, तो आप नाम को याद करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत किया करो। प्लूटो का डिस्कवरी किसने किया था? क्लाइड। और एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि प्लूटो को कब हटा दिया गया था प्लैनेट से, प्लैनेट का दर्जा इससे कब छीन लिया गया था? तो ये 2006 में जैक गणराज देश है ना, उसके मैं यहाँ लिख के समझा दूँ क्या? जैक गणराज एक देश है, यूरोपीय देश है, वहाँ अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की बैठक चल रही थी, तो उसी में इसको 2006 में प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में कर दिया गया। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में हो जाएगा, आपको याद रखना है। ज़्यादातर इससे जुड़े जितने इमरजेंसी हब है, ये सब से जुड़े जितने हैं ना, सबका हेडक्वार्टर पेरिस में है। अब कहाँ जैक गणराज का बात है, 2006 में इसको अलग कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुआ था जिसमें प्लूटो को अलग प्लैनेट से का दर्जा इससे छीन लिया गया था। अब जैक गणराज आया है तो दोस्तों एक चीज़ और याद रखिए, अभी जो मिस यूनिवर्स है ना क्रिस्टेलिना प्लिस्कोवा, ये जैक गणराज की ही है, याद रखे रहेगा इतना फैक्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक फैक्ट से एक फैक्ट को रिलेट करते चलो, पढ़ते चलो, तभी याद रहेगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पीएम इंटर्नशिप स्कीम आर करेक्ट? प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना जो है, तो हमसे 3 ऑप्शन दिया गया है, पूछा गया है इसमें से कौन सही है। अब एक एक करके देखते हैं इसमें भी। द स्कीम एम्स टू प्रोवाइड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज टू 1 करोड़ यूथ ओवर 5 years इन द टॉप 500 कंपनीज। अब इसको थोड़ा डिटेल से समझते हैं। ये योजना जो है ये बोल रहा है कि इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी 1 करोड़ यूथ को दिया जाएगा 5 साल के अंदर, और 500 कंपनियां देगी, तो ये बिल्कुल सही है। ये 500 कंपनियां 1 करोड़ यूथ को 5 साल तक इंटर्नशिप करवाएगी, लेकिन और इसमें 4500 पर मंथ इंटर्न दिया जाएगा ये, और कंपनी के तरफ से 500 रुपीज़ दिया जाएगा, जिसको कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत रखा गया है। मतलब कॉरपोरेशन जो अपना सामाजिक सेवा करती है ना, उसी के अंदर 500 और 4500 ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। सेकेंड ऑप्शन है, इंडिविजुअल्स फ्रॉम फैमिलीज विद गवर्नमेंट जॉब्स आर एलिजिबल फॉर द स्कीम। तो ये रॉन्ग है। क्यों? अब जिस घर में सरकारी नौकरी है उसको ज़्यादा पैसा का तो दिक्कत है नहीं, तो उसके लिए ये योजना नहीं है, वो इसके अंदर नहीं आएंगे। तो ये भी सही है, ऑप्शन सही है, क्योंकि ये दिया हुआ है कि विद गवर्नमेंट जॉब्स आर, ये नॉट एलिजिबल होगा, नॉट एलिजिबल फॉर ए स्कीम, तो ये गलत ऑप्शन है। मैं शायद नॉट इंडिविजुअल्स फ्रॉम फैमिलीज विद गवर्नमेंट जॉब्स आर अवेलेबल फॉर द स्कीम, तो ये एलिजिबल नहीं होंगे, ये गलत है। और नेक्स्ट ऑप्शन है, ए कैंडिडेट विथ सीए का मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट और सीए में क्वालिफिकेशन इज नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इंटर्नशिप। ये करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जिसके पास सीए का डिग्री है, या किसी ने आईआईटी, किसी ने आईआईएम, इससे डिग्री अगर लिया है, तो ये एलिजिबल इस इंटर्नशिप के लिए नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि देखिए ये ऐसा डिग्री है जो आपको बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे फील्ड में है, तो आप दूसरे जॉब की तरफ दूसरे जॉब की तरफ देख सकते हैं। इसलिए ये थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। इज़ नॉट, ये देखिए याद रखिएगा, नॉट एलिजिबल इसमें लिख रहा है, इसलिए ये राइट हो जाएगा। तो कौन कौन है? फर्स्ट एंड थर्ड सही हो जाएगा, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीम लिफ्टेड द ईरानी ट्रॉफी? सबसे पहले जाइए आप, ये ईरानी ट्रॉफी किसने जीता है हमसे पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई ने। ये 27 सालों के बाद ये कब जीता है। अब ये ईरानी ट्रॉफी का नाम जो है जेआर ईरानी के नाम पे रखा गया है, जेआर ईरानी। अब ये पूछेगा कौन थे,
तो ये लॉन्गेस्ट सर्विंग बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई। सबसे ज़्यादा कार्यकाल बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में किसने संभाला था? तो यही प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई, याद रहेगा। अब इससे एक दो फैक्ट और देख लीजिए कि क्या पूछ सकता है। मुंबई ने ये ट्रॉफी जो जीता, ये इसका कैमा ट्रॉफी था, तो ये इसका 15वां ट्रॉफी था और इसके कैप्टन अजिंक्य रहाणे थे। और इस कप को सबसे ज़्यादा बार किसने जीता? तो ये शेष भारत। रेस्ट ऑफ इंडिया ने इसको कितना बार जीता है? 38 टाइम्स जीता है। बस इतने फैक्ट्स आपको याद रखने हैं और कुछ याद रखने का जरूरत ही नहीं, लेकिन इतना दोस्तों याद रखना पड़ेगा, आपसे कब क्या पूछ ले आपको पता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी पुलिस हैव इस्टेब्लिश्ड अ हाईटेक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर टू इनहांस द पब्लिक सेफ्टी। हमसे पूछ रहा है कि किस शहर के पुलिस ने जनता के सुरक्षा के लिए हाईटेक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, मतलब एआई के मदद से ये सेंटर खोला जाएगा, हाईटेक। और कहाँ खोला जाएगा? तो ये अहमदाबाद पुलिस ने अभी हाल ही में ये किया है। ये एआई के मदद से तीन स्क्रीन हमेशा ऑटोमेटेड मोड पे रहेगा, जिससे शहर में क्राइम को कंट्रोल किया जा सके। तो ये अहमदाबाद पुलिस ने किया है, बहुत अच्छा पहल है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मतलब खासकर रेफ, क्राइम में भी रेफ का जो रेशियो है अब और बढ़ता ही जा रहा है। तो इसको संभालने के लिए, क्राइम को रोकने के लिए अहमदाबाद पुलिस ने ये कदम उठाया है। अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, विच कंट्री ट्रांसफर्स द चैगोस आइलैंड सॉवरेनिटी टू मॉरिशस। तो ये थोड़ा दोस्त लंबा है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस इस बार, इसको आप वीवीआई मार्क कर सकते हैं। ये आपसे पूछेगा। सबसे पहले चैगोस आर्कीपेलागो है। आप जानते होंगे कि क्या होता है, ये द्वीपों का समूह को बोलते हैं। इसमें 60 के आसपास द्वीप हैं। अब इसका कहानी क्या है, थोड़ा डिटेल में तो मैंने इस पे वीडियो बना रहा हूँ, इस पे अपलोड बाद में करूँगा, लेकिन आप अभी कम से कम जब क्वेश्चन आए तो थोड़ा समझ लीजिए। ये चैगोस द्वीप जो है ना, हिंद महासागर में है, हिंद महासागर के बीचों बीच है। और ये किसका है? मॉरिशस का है। लेकिन पहले इसको फ्रांस ने ले लिया था। फ्रांस ने जब मॉरिशस पर राज्य का अधिकार किया था तो फ्रांस का अधिकार था। फिर क्या हुआ, 30 मई 1814, आपको कुछ याद आ रहा होगा, फ्रांस 30 मई 1814 जब नेपोलियन हार गया था, तो उसके बाद पेरिस की संधि हुई थी। याद आया कुछ? पेरिस की संधि हुई, उसमें ये चैगोस द्वीप का जो है ना अधिकार फ्रांस ने किसको दे दिया? यूनाइटेड किंगडम को दे दिया। अब यूनाइटेड किंगडम तब से इस पे राज कर रहा था, लेकिन वह मतलब उस पर अनइनहेबिटेड, वहाँ लोग रहते नहीं है। बस उसका जो सबसे बड़ा द्वीप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, इसका चैगोस आर्कीपेलागो का जो सबसे बड़ा द्वीप है डिएगो गार्सिया। यहाँ यूएस और यूके की सेना रहती है, लगभग 4000 मिलिट्री ट्रूप्स है वहाँ। तो ये वहाँ रहती है, क्योंकि ये दोनों के बीच संधि हुआ था। ये बहुत डिटेल का बात हो गया, इसको अगले वीडियो में बताया जाएगा। तो अभी 3 अक्टूबर, कब? 3 अक्टूबर 2024 को इसका संप्रभुता जो है यूके ने मॉरिशस को वापस कर दिया, और इसमें भारत का बहुत बड़ा योगदान था। अब क्या योगदान था, कैसे हुआ, इसके लिए आपको ये पूरा डिटेल वीडियो में ला रहा हूँ, उसको जरूर देखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, आप रिलेट कर रहे होंगे। क्वेश्चंस आप हमेशा याद रखिए, जो टीचर बहुत सारे मैंने देखा है, यूट्यूबर जो हैं वो पढ़ा देते हैं, मतलब डायरेक्ट एक लाइन के क्वेश्चन पढ़ाते हैं ताकि वो अपना 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर ले। लेकिन आप अगर बीपीएससी के क्वेश्चंस देखें, एसआई का क्वेश्चन देखें, तो आपको ऐसे 4 ऑप्शंस में आपको ढूंढना रहता है कि इसमें कौन राइट है कौन रॉन्ग है, ऐसा रहता है। तो ध्यान से पढ़िए दोस्तों। अगर आप मेरा ये करेंट अफेयर्स का क्लास अगर लगातार करते हैं, तो करेंट अफेयर्स और मैप, मैं 2 चीज़ के थ्रू आपको करेंट अफेयर्स और मैप, वर्ल्ड मैप, इससे
बहुत क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आपको पता नहीं, आपको लगता है स्टैटिक का क्वेश्चन पूछा है, नहीं, ये वर्ल्ड मैप का क्वेश्चन पूछता है। और करेंट अफेयर्स और वर्ल्ड मैप दोनों जोड़ के हम लोग पढ़ेंगे। वर्ल्ड मैप का भी अलग से एक प्लेलिस्ट ला रहा हूँ, लेकिन करेंट अफेयर्स को ऐसे देखेंगे कि अगर जैसे अभी मैंने पढ़ा है प्लूटो, अब यही आपसे को क्वेश्चन पूछ लिया हु डिस्कवर्ड प्लूटो, तो आप करेंट अफेयर्स में जान चुके हो कि प्लूटो का डिस्कवरी किसने किया। बस क्या है, यहाँ वीडियो देखना है 20-25 मिनट, और 20-25 मिनट खुद से एक बार रीडिंग लगा देना है, हो जाएगा आपका कंप्लीट। तो आप गेन कर पाओगे 40 मार्क्स। आप याद रखिएगा, सिर्फ इन 2 चीज़ों से आप 40 मार्क्स गेन कर लेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमसे पूछ रहा है विच ऑर्गेनाइजेशंस यूनाइट टू इनहांस एंड एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज इन लॉजिस्टिक्स एंड बिजनेस एक्सपेंशन। लॉजिस्टिक्स और बिजनेस एक्सपेंशन बढ़ाने के लिए किन 2 संगठनों ने साझा किया है? तो ये हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। ये कौन है? हो जाएगा देश डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड अमेजॉन। अब जब कोई भी दो व्यक्ति के बीच भी डील होता है तो दोनों का फ़ायदा देखा जाता है। तो इससे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को क्या फ़ायदा होगा? तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का सर्विस बढ़ेगा, पोस्टल सर्विस जो है बढ़ेगा, इससे ये ज़्यादा लोगों तक अपना पहुंच बना पाएगी। और अमेजॉन को जो लॉजिस्टिक मेंटेन करने में बहुत दिक्कत होता है, किसी भी ई कॉमर्स कंपनी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है यही होता है कि वो अपना लॉजिस्टिक कैसे मेंटेन करे। क्योंकि आप बिहार में बैठे बैठे कोई चीज़ ऑर्डर कर रहे हो, और अगर सामान उसका लॉजिस्टिक दिल्ली से तो कितना प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ऐसी कंपनी ये चाहेगी ना कि मेरा लॉजिस्टिक हर जगह रहे, ताकि जल्दी से जल्दी हम डिलीवरी कर सके प्रोडक्ट को। तो इसलिए अमेजॉन का लॉजिस्टिक सही हो जाएगा, मतलब मेंटेन हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि कौन 2 ऑर्गेनाइजेशन यूनाइट हुई है? तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड अमेजॉन। अब इतने फैक्ट सुनने के बाद आप, मुझे नहीं लगता है कि आप भूलोगे इस चीज़ को। आपके एग्जाम में आएगा, आपको याद आ जाएगा कि लॉजिस्टिक और बिजनेस, बस 2 चीज़ देखना है, लॉजिस्टिक बिजनेस एक्सपेंशन कौन कर रहा है? तो लॉजिस्टिक के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और अमेजॉन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। To increase primary oil seed production from 39 million tons to 69.7 million tons, which is the target year to achieve for the government national mission on oil seeds। आपसे सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो आपसे पूछ रहा है कि जो 2022-23 में तिलहन का, oil seeds का मतलब होता है तिलहन का जो उत्पादन था ये 39 मिलियन टन था, और इसको बढ़ा के 69.7 मिलियन टन करना है। तो इसका टारगेट ईयर क्या रखा गया है? अब जब आप इस क्वेश्चन को पढ़े तो आप 0.7 को हटा दो। हमारा माइंड भी कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करने से डरता है। जैसे 0.7 आपको याद नहीं रहेगा डेटा, तो आप सिंपली याद करो 39 मिलियन से बढ़ा के 69 मिलियन करना है, मतलब 30 मिलियन टन बढ़ाना है। तो कब इसका टारगेट ईयर कब तक बढ़ा देना है? तो 2030-31 तक बढ़ा देना है। बस आपको ऐसे ही याद रखना है कि 39 मिलियन से 69 मिलियन टन का प्रोडक्शन कब से करना है, कब तक कर लेना है? तो यह 2030-31 तक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर विल ट्रैवल टू विच कंट्री फॉर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हेड्स स्टेट ऑफ मीटिंग 2024। अब हमसे पूछ रहा है कि एस जयशंकर जो है हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, विदेश मंत्री, ये किस कंट्री जा रहे हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मीटिंग में? तो ये पाकिस्तान जा रहे हैं। बहुत साल बाद ऐसा हो रहा है क्योंकि 2015 में सुषमा स्वराज गई थी। कौन गई थी? सुषमा स्वराज। तो अब 9 साल बाद, लगभग 9 साल बाद कोई हमारा जो विदेश मंत्री है वो पाकिस्तान जा रहा है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप जानते होंगे, 8 मेंबर कंट्रीज है, और इसका जो हेडक्वार्टर जो है ये चाइना में हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं Which countries signed an agreement on facilitating cross-border electricity trade, marking a notable step in regional energy cooperation?
अब हमसे पूछ रहा है कि किन देशों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड, मतलब बॉर्डर पार बिजली का आदान प्रदान। तो इसका आंसर जो होगा ये बी हो ऑप्शन हो जाएगा, इंडिया नेपाल बांग्लादेश। इंडिया के साथ पाकिस्तान बार बार याद आ जाता है, इंडिया नेपाल बांग्लादेश। लेकिन आप ऑप्शन को कुछ ऐसे लिखिएगा पढ़ते समय, नेपाल इंडिया बांग्लादेश, आपको बस ऐसे लिख लेना है और याद करना है कि नेपाल इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने जा रही है बांग्लादेश को, लेकिन कैसे करेगी, वाया इंडिया के रास्ते। कैसे करेगी, इंडिया के रास्ते। तो नेपाल इंडिया बांग्लादेश के बीच ये एग्रीमेंट साइन हुआ है, याद रहेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर मालदीव्स गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द यूके। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ। अभी मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट थे वो भारत के दौरे पर थे। कुछ दिन पहले मालदीव्स के राष्ट्रपति जो मोहम्मद मोइज़ू बने हैं वो भारत के अगेंस्ट कुछ अपना बयान दे रहे थे, लेकिन उनको बाद में ये लगा कि भारत के बिना काम चलने वाला तो है नहीं, तो वह भारत के दौरे पे आए थे। अब जब ऐसा होता है दोस्तों, जब कोई राष्ट्रपति आता है तो जो कमीशन है ना हमसे क्वेश्चन जो सेट करता है वो ये सोचता है कि सिर्फ इसने एक लाइन में पढ़ लिया है या थोड़ा डिटेल स्टडी किया है, तो उसके थ्रू स्टैटिक क्वेश्चन पूछता है। आपको करंट अफेयर्स के थ्रू ही स्टैटिक क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। आप अगर एग्ज़ाम क्वेश्चंस को देखेंगे, अच्छे से समझेंगे तो आपको पता चलेगा। तो अब हमसे पूछ रहा है कि आपको कुछ नहीं याद करना है, आपको बस याद करना है जैसे भारत आज़ाद कब हुआ, 15 अगस्त 1947। मालदीव्स कब आज़ाद हुआ, 1965। बस इतना याद करना है। मालदीव्स कब आज़ाद हुआ, 1965 में। बस ऐसे ही याद करना है। और इसके पहले राष्ट्रपति कौन बने थे, इसके पहले राष्ट्रपति कौन बने थे, तो ये मोहम्मद नासिर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, आप देख लीजिए। हु वाज द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स। तो आपको कैसे पढ़ना है मैं बता दे रहा हूँ। आपको ये क्वेश्चन खोल लेना है, आपको देखना है मालदीव्स कब आज़ाद हो गया था, 1965 में। अभी कौन प्रेसिडेंट है, मोहम्मद मोइज़ू। पहले प्रेसिडेंट कौन थे, मोहम्मद नासिर। बस ये 3 फैक्ट याद करना है। मालदीव्स का कैपिटल आप जानते होंगे माले है, और ये करेंसी मालदीवियन रुपया। मैं इसलिए इसको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इस बार क्वेश्चन पूछने का चांस इससे ज़्यादा है, क्योंकि पहले बयानबाजी कुछ ज़्यादा ही हुआ था इसके राष्ट्रपति के द्वारा। अब आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ द मास्कट ऑफ एशियन वोमेन्स चैंपियंस ट्रॉफी रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। अब देखिए इसमें हमसे क्या पूछ रहा है कि अभी जो एशियन वोमेन्स चैंपियंस ट्रॉफी होना है उसका शुभंकर क्या है। शुभंकर जारी किया गया है बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा। तो शुभंकर क्या है, तो शुभंकर का नाम हो जाएगा गुड़िया। आप याद रखिएगा क्या नाम हो जाएगा, गुड़िया। अब ये क्यों बिहार के मुख्यमंत्री ने क्यों किया है, इससे कुछ समझ में आ रहा होगा। इस बार का जो एशियन वोमेन्स चैंपियंस ट्रॉफी है ये कहाँ होना है, बिहार के राजगीर में, क्योंकि वहाँ एक भव्य मैदान बना है, हॉकी स्टेडियम बहुत बड़ा बना है, तो इसलिए वहीं होगा। ये 11 नवंबर से चालू होगा और इसमें 6 टीम खेलने, 6 देश की टीम पार्टिसिपेट करेगी। आपको इतना याद रखना। और ये आपसे ये भी पूछ सकता है कि गुड़िया जो शुभंकर रिलीज किया गया है ये किससे प्रेरित होकर किया गया है। तो बिहार की जो राजकीय पक्षी है कौन है, गोरैया। तो ये गोरैया से प्रेरित है। ठीक है, इतना चीज़ आपको याद रखना है दोस्तों। आपने पढ़ा 15 क्वेश्चन है, लेकिन आप खुद आकलन कीजिएगा कि आपको कितना क्वेश्चन समझ में आया और कितना पढ़ा दिया गया। ऐसे अगर आप मेरा डेली करंट अफेयर्स देखते हैं, मैं मतलब सिर्फ 15 पूरा नहीं करता हूँ, जो इम्पोर्टेंट रहेगा, चाहे क्वेश्चन लिखना कितना भी बड़ा हो, मैं आपको हर कुछ प्रोवाइड करूँगा। तो आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा हो।